नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम के लिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का संपूर्ण रिवीजन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं और इन सभी टॉपिक को एक ही क्लास में देखेंगे, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हर टॉपिक से महत्वपूर्ण थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला टॉपिक संविधान की विशेषताएं हैं और दूसरा टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। पहले इन दोनों टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, उसके बाद इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों संविधान की विशेषताएं देखेंगे। संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने पॉइंट लिखे गए हैं सभी पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है और इसी से रिलेटेड प्रश्नों को आपको लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों संविधान की विशेषताएं हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रश्न बनता है कि भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान दोस्तों अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलेगा, अर्थात सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। सरकार का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है, मतलब राज्यों का एक संघ माना गया है। ठीक है, और भारत दोस्तों एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ये सभी दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, इसलिए इन सभी विशेषताओं को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगली विशेषता है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत का संविधान आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से मिलकर बना है। कई ऐसे उपबंध हैं दोस्तों जो बाह्य स्रोतों से मतलब विदेशों से लिए गए हैं, दूसरे देशों से लिए गए हैं। ठीक है, तो यह भी इसकी एक विशेषता है। भारतीय संविधान में दोस्तों कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। अगली विशेषता है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू किया गया। तो ये संविधान के बारे में जानकारी है, इसको याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान को नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण कहा जाता है। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण भारतीय संविधान को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। पूछा जाता है भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान दोस्तों वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। और भारतीय संविधान पर दोस्तों सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। पूछा जाता है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान का अभिभावक
सर्वोच्च न्यायालय है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है लिखित संविधान की अवधारणा ने फ्रांस में जन्म लिया है। प्रश्न यहां पर पूछा जाता है लिखित संविधान की अवधारणा ने कहां जन्म लिया, तो फ्रांस में जन्म लिया। अध्यक्षात्मक शासन का उदय संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन का उदय संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। अब यहां से दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताओं से टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भारत। भारत का संविधान दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। कैसा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किस प्रकार का है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों है, नम्य और अनम्य दोनों है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। क्या माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग वीडियो देखते हुए चलिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान दोस्तों दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है। क्या मौलिक संविधान है, या वकीलों का स्वर्ग है, या विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान क्या है, वकीलों का स्वर्ग है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। आपको बताया गया था भारतीय संविधान पर दोस्तों सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, किसमें निहित है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों
भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। कैसी है? कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, फ्रांस। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन का उदय संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का वर्णन आप इस प्रकार करेंगे कि भारत का जो संविधान है यह विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, क्या मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, भारत का संविधान, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहां तक दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देखेंगे, फिर इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, यह आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। यहां पर दोस्तों 3 प्रश्न बनता है, तीनों प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न बनता है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका जवाब है भाग 4 में किया गया है। दूसरा प्रश्न बनता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जवाब है 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। तीसरा प्रश्न बनता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका जवाब है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, किसे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, संविधान में नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का उद्देश्य यह है कि समाज में, देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्य के प्रमुख नीति निर्देशक सिद्धांत देखेंगे। यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको बताएंगे जो राज्य के प्रमुख नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। पहला है दोस्तों अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में दोस्तों बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अवधि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो पूछा जाता है राज्य लोक कल्याण की अवधि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 39 का की बात करते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। तो ध्यान रखिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39 का में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड अभी प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 खा की बात करते हैं दोस्तों। इसमें बताया गया है सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। ठीक है, यह अनुच्छेद 39 खा में बताया गया है। अनुच्छेद 39 ग में दोस्तों बताया गया है धन का समान वितरण। धन का समान वितरण ये अनुच्छेद 39 ग में बताया गया है। तो जो भी अनुच्छेद यहां पर बताए जा रहे हैं इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 दोस्तों ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 41 दोस्तों कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 41। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता इसमें लागू की गई है अनुच्छेद 44 में। ठीक है, अनुच्छेद 46 की बात करते हैं तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है अनुच्छेद 46। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 दोस्तों कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 का दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 48 का। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 दोस्तों कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि से संबंधित है। ठीक है, ये सभी अनुच्छेद दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन दोस्तों केटी शाह का है, इंपॉर्टेंट कथन है, इसको भी याद रखिएगा। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, किस देश से ग्रहण किए गए हैं आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय चेक कहा है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है,
तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन केटी शाह। यह दोस्तों केटी शाह का कथन है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शन आपके सामने है वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। किसमें वर्णित हैं आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। किसमें सन्निहित है? प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में या मौलिक कर्तव्य में। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, तो भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सन्निहित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? क्या मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? तो देखिए दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के निम्न विभागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। मूलभूत संविधान में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत दिया गया है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन गोवा। गोवा राज्य में दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 39 ए या फिर अनुच्छेद 39 का। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अनुच्छेद 39 ए दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के प्रावधान से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 दोस्तों राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है, किस अनुच्छेद में कही गई है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर अनुच्छेद 51 है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में दोस्तों निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है? पहला है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो पहला तो आपका राइट है। दूसरा है दोस्तों सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, यह भी दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवृद्धि करना, यह भी इसका उद्देश्य है। लेकिन दोस्तों एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अब यहां से दोस्तों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, उसके बाद इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि यह भी आपके सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों मौलिक अधिकार देखते हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न यहां पर बनता है दोस्तों, मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, इसका वर्णन दोस्तों संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका जवाब है दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग सभी पॉइंट देखते हुए चलिए। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? 7 थी। पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार में रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। अब इसे वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। पहले यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। ठीक है, पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 301 के अंतर्गत इसे वैधानिक अधिकार में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? पहले 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है यहाँ पर लिखा गया है। पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार को दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखा गया है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में रखा गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसे दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 में रखा गया है। और छठा है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है,
तो ये कुल 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे लिखा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? तो इसका जवाब है दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, किसके द्वारा? संसद द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है हो सकता है। किसके द्वारा पूछा जाता है? तो इसका जवाब है संसद द्वारा। ठीक है। मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है किया जा सकता है। मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दोनों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला पॉइंट है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका जवाब है दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद अब देख लेते हैं। पहला है दोस्तों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 दोस्तों विधि के समक्ष समता से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। और दूसरा है दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 दोस्तों धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध से संबंधित है, अनुच्छेद 15। ठीक है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 की बात करें दोस्तों तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21 में, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 का की बात करें तो राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये अनुच्छेद 21 का में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कार्य पर रखने पर प्रतिबंध है, अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 25, इसे भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 29। यहाँ पर जितने भी अनुच्छेद हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 32, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक दोस्तों थ्योरी सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मौलिक अधिकार से संबंधित टॉप 27 प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों आपको बताया गया था मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकारों को सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने मान्यता दी थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, किसमें है, किस अनुच्छेद में है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों प्रारंभ में मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? यहाँ पर दोस्तों वर्तमान में पूछा है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6। वर्तमान में दोस्तों भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब दोस्तों संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है,
इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या मूल संविधान का हिस्सा था या चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। इसे ध्यान रखिएगा, मूल संविधान का हिस्सा था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। किसे प्रदान किया जाता है आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा किया जा सकता है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन संसद द्वारा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित नहीं किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है? किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है ऐसा पूछेगा तो इसका जवाब है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन अनुच्छेद 14 से 18। देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 दोस्तों ये छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में दोस्तों किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 19 से 22।
स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में वर्णित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 23 से 24। संविधान के अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित प्रावधान है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। मतलब बच्चों के शोषण से संबंधित निषेध का प्रावधान है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 का संबंध दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है, अनुच्छेद 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है, अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये मूल अधिकारों के अंतर्गत अब नहीं आता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है आपको यह बताना है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसद सक्षम है। संसद ही दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य शुरू है, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ तथ्य पहले देख लेते हैं, फिर उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मौलिक कर्तव्य को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा
मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। पूछा जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, तो इसका जवाब है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो इसका जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो इसका जवाब है भाग 4 का में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो 51 का के तहत रखा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों पहले 10 थी। पहले कितनी थी? पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु वर्तमान में दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 हो गया है। ठीक है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य है और इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित टॉप 13 प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। पूर्व सोवियत संघ के स्थान पर कहीं पर रूस लिखा रहता है तो वह भी सही होता है, और पूर्व सोवियत संघ लिखा रहता है तो वह भी सही होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपको यहां पर बताया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 1976। देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है या अंतः स्थापित किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किसके द्वारा निर्धारित किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। बाद में दोस्तों एक और जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसके बाद दोस्तों मौलिक कर्तव्य 11 हो गए। ठीक है, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन भाग 4 का। संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका
राइट है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 का में रखा गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान में पूछा गया है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है आपको यह बताना है। पहला है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, क्या यह मौलिक कर्तव्य है? तो यह बिल्कुल नहीं है। दूसरा है दोस्तों, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। तीसरा है बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। चौथा है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्न में से क्या हैं? आप लोग बताइए, मूल कर्तव्य निम्न में से क्या हैं? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान। दूसरा है वैज्ञानिक प्रविधि का विकास। तीसरा है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी दोस्तों मूल कर्तव्य के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रविधि का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ये सभी दोस्तों मूल कर्तव्य के अंतर्गत आएंगे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत करना। पहला तो दोस्तों नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल है, इसलिए पहला आपका सही है। दूसरा है राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, यह भी दोस्तों नागरिकों के कर्तव्य में शामिल है। तीसरा है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, यह भी दोस्तों नागरिकों का कर्तव्य है। चौथा है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, यह दोस्तों नागरिकों का कर्तव्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहां से दोस्तों संसदीय प्रणाली और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, उसके बाद इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि यह भी आपके सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों संसदीय प्रणाली देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, इसे ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो इसका जवाब है ब्रिटेन से ली गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की जो संसद है ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यहां पर दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है भारत की जो संसद है इसके कितने अंग हैं, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत की संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन?
एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर दोस्तों अनुच्छेद 79 लिखा गया है। अनुच्छेद 79 का संबंध दोस्तों संसद के गठन से है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है पूछा जाता है, तो इसका जवाब है संसद के गठन से है अनुच्छेद 79 का संबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, इसे याद रखिएगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। यहां पर दोस्तों अनुच्छेद 80 लिखा गया है। अनुच्छेद 80 का संबंध दोस्तों राज्यसभा के गठन से है। अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा के गठन से है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। याद रखिएगा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। राज्यसभा दोस्तों एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं और राज्यसभा का जो सदन है यह अस्थायी सदन होता है। ठीक है, और ये कभी भंग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं, इसको याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जिसे अध्यक्ष कहा जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने साल का? 5 साल का होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। राज्यसभा का जो सभापति होता है यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बात करेंगे दोस्तों लोकसभा की। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 81 यहां पर लिखा गया है। अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा के गठन से है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अनुच्छेद 81 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा के गठन से है। लोकसभा दोस्तों संसद का निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो होता है यह संसद का उच्च सदन होता है। लोकसभा जो होता है संसद का निम्न सदन होता है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। पूछा जाता है प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जनता द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं, इसको याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। तो यहां पर प्रश्न पूछा जाता है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका जवाब है लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। पूछा जाता है संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो इसका जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। पूछा जाता है लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो 25 वर्ष है, इसे याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद दोस्तों सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। पूछा जाता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां से दोस्तों संसद की समितियां देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं संसद की, उसे भी देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहली समिति है दोस्तों प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में दोस्तों लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो इसका जवाब है 30 सदस्य होते हैं। इसमें दोस्तों
राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और यह समिति जो है दोस्तों सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। पूछा जाता है सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है, तो प्राक्कलन समिति है। ठीक है, लोक लेखा समिति की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये दूसरी समिति है। देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। पूछा जाता है किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो इसका जवाब है लोक लेखा समिति को। इस समिति में दोस्तों कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे दोस्तों लघु लोकसभा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, इसको याद रखिएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। इसका मुख्य कार्य मंत्रालयों के व्यय और व्यय की रिपोर्ट्स पे विचार विमर्श करना है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, मंत्रालयों के व्यय और व्यय की रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट है दोस्तों तदर्थ समिति। तदर्थ समिति किसे कहते हैं, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से दोस्तों संसदीय प्रणाली से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 2 सदन हैं। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इसे याद रखिएगा। अगर यहां पर दोस्तों अंग के बारे में पूछता, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आपको दोस्तों थ्योरी सेक्शन में बताया गया है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा को। लोकसभा को दोस्तों प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। संसद का अस्थायी सदन है, संसद का अस्थायी सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा है। कौन है? राज्यसभा है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, और यह दोस्तों अस्थायी सदन होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में क्या शामिल है, आपको यह बताना है। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या लोकसभा एवं राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति? तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ये सभी दोस्तों संसद में शामिल हैं, तीनों शामिल हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, संसद का अनन्य भाग राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। लेकिन दोस्तों उपराष्ट्रपति या संसद का अनन्य भाग नहीं है या संसद का भाग नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग हैं संसद के, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। क्रमशः आपको बताना है कौन सा निम्न सदन है और कौन सा उच्च सदन है। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, लोकसभा एवं राज्यसभा। देखिए दोस्तों, लोकसभा ये निम्न सदन है और राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, इसलिए बी ऑप्शन आपका
राइट है। आगे बढ़ते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 6 महीना। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम दोस्तों 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, ऐसा पूछा जाए तो इसका जवाब है राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली का भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली का भारत की देन है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, शून्यकाल। शून्यकाल दोस्तों ये भारत की देन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? आप लोग जल्दी से बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति दोस्तों सबसे बड़ी संसदीय समिति है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में दोस्तों राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं यह पूछा जाता है, तो इसका जवाब है 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 22। लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो कि केवल लोकसभा के होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु क्या है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है, 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आप लोग बताइए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है
बी ऑप्शन राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राज्यसभा दोस्तों किसी के द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा का नेता कौन होता है? आपको यह बताना है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्यकाल, जीरो आवर क्या है? शून्यकाल क्या है आपको यह बताना है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। शून्यकाल के दौरान दोस्तों क्या होता है? सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से दोस्तों आपका केंद्र राज्य संबंध शुरू है, तो केंद्र राज्य संबंध संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले देखेंगे, फिर इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 सूची कौन कौन है यहां पर आप लोग देख लीजिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन तीनों को इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद इसी से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। संघ सूची के अंतर्गत देखिए दोस्तों, संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, इसे याद रखिएगा। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं, मूलतः 97 विषय हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संघ सूची के अंतर्गत रक्षा, विदेश मामले, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि हैं। ये सभी दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है राज्य सूची। राज्य सूची के बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं। जो स्थानीय महत्व के हैं उन्हें राज्य सूची में शामिल किया गया है, और जिन पर दोस्तों कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस सूची में दोस्तों शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है, मूलतः 66 विषय हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, राज्य सूची के अंतर्गत लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि शामिल हैं। किसमें? राज्य सूची के अंतर्गत। इन्हें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोस्तों शामिल विषयों पर
संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है, और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों इस समय 52 विषय हैं समवर्ती सूची में, और मूलतः 47 विषय हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, समवर्ती सूची के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन आदि शामिल हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट यहां पर लिखा गया है, संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, किस संशोधन के अंतर्गत? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। इसे याद रखिएगा। पूछा जाता है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण दोस्तों राज्यपाल का पद रहा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण क्या रहा है, तो राज्यपाल का पद रहा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब केंद्र व राज्य संबंध से टॉप 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 7वीं अनुसूची में। देखिए दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, आपको यह बताना है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, केंद्र राज्य संबंधों से। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज विषय है, किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची या केंद्र की सूची या राज्य की सूची या विशेषाधिकार की सूची? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, राज्य की सूची में। पंचायती राज ये दोस्तों राज्य सूची का विषय है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, राज्य सूची। भूमि सुधार दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। आर्थिक नियोजन विषय है, किस सूची का है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय दोस्तों समवर्ती सूची से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, शिक्षा। शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। यहां पर दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। निम्न में कौन विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, जनगणना। जनगणना दोस्तों ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को दोस्तों राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, लोक स्वास्थ्य दोस्तों राज्य सूची का विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, किस सूची में, किस अनुसूची में दिया गया है, आपको यह बताना है। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दोस्तों 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, राज्य सूची। संविधान में दोस्तों जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय ये सभी दोस्तों राज्य सूची में आते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, क्या कारण रहा है आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, राज्यपाल का पद। केंद्र राज्य संबंध में दोस्तों विवाद का कारण राज्यपाल का पद रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची में आता है? रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची में आता है? समवर्ती सूची में या केंद्रीय सूची में या राज्य सूची में? तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, केंद्रीय सूची में आता है। रेलवे दोस्तों भारत के संविधान में केंद्रीय सूची में आता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यापार संघ भारत के संविधान की किस सूची में सूचीबद्ध है? आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, समवर्ती। व्यापार संघ दोस्तों भारत के संविधान की समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संघ सूची का विषय नहीं है। कौन संघ सूची का विषय नहीं है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पुलिस। पुलिस दोस्तों संघ सूची का विषय नहीं है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पुलिस दोस्तों राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पुलिस राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहां से दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। उसके बाद इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि यह भी आपके सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। इसके साथ साथ और भी है, अथवा करके है, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तब वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। पूछा जाता है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में है, इसको याद रखिएगा।
संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। पूछा जाता है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है दोस्तों, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी, तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सभी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं। याद रखिएगा, 65 वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं। कौन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। चलिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तब उनके काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। भारत में न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है। इसको याद रखिएगा। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होता है। नेक्स्ट देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ होता है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। याद रखिएगा, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। पूछा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पूछा जाता है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इसका जवाब है केशवानंद भारती वाद में। नेक्स्ट है, फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। याद रखिएगा, फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, सर्वोच्च न्यायालय को है। इसको याद रखिएगा। और इंदु मल्होत्रा सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सभी पॉइंट ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए, इसी से रिलेटेड प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। किस प्रकार हटाए जा सकते हैं, महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है, भारत की संसद को है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संचित निधि से आहरित होता है। पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन कहां से आहरित होता है, तो संचित निधि से आहरित होता है। और उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं, यहां से उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में बताया गया है। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 231 में बताया गया है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता यहां पर बताई गई है, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो,
अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो तब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पूछा जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है और शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है जिस राज्य के न्यायालय में उसकी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है, 65 वर्ष है। दोनों याद रखिएगा। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। पूछा जाता है कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई के उच्च न्यायालय किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किए गए थे, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। आगे बढ़ते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, इसको याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, इसको याद रखिएगा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ हैं। पूछा जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो लीला सेठ हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, इसे याद रखिएगा। न्यायाधीश HR खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। पूछा जाता है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो बिलासपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। और केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। यहां से दोस्तों जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। पूछा जाता है पंचायती राज को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो भाग 9 में रखा गया है। और पंचायती राज त्रिस्तरीय है। कौन कौन, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इसे याद रखिएगा। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 का को जोड़कर नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 का के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, ग्राम पंचायतों के गठन से है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था, इसको याद रखिएगा। इस समिति ने बताया था गांव स्तर के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड स्तर के लिए पंचायत समिति, जिला स्तर के लिए जिला परिषद होने की बात इस समिति द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है, सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया। पूछा जाता है सबसे पहले कौन से राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया था, तो राजस्थान राज्य ने। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है यदि पंचायत का विघटन होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाते हैं, याद रखिएगा 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाते हैं। और भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित किया गया है, इसको याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। और पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। पूछा जाता है पंचायत का चुनाव कराने के लिए किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्णय
लिया जाता है? भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को की गई थी। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, इसे भी याद रखिएगा। और पंचायती राज किसमें सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट देखेंगे 73वां संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी से रिलेटेड प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं। किस पर? सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं। और ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? मेला एवं बाजार कर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नगर निगम के प्रधान मेयर होते हैं, इसको याद रखिएगा। और भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। पूछा जाता है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। और भारत में पंचायती राज का वास्तुकार BR मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 1880 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल कहलाता है, इसको याद रखिएगा। और लॉर्ड रिपन सही मायने में भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। कौन सा है? ग्राम सभा है, इसको याद रखिएगा। और ग्राम सभा से अभिप्राय यह है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने 1977 में दिया था। तो यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से टॉप 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, भाग 5। भारतीय संविधान की भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, कब होती है? जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं तब होती है, या अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है तब होती है, या फिर न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है तब होती है, या फिर न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब होती है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 10 वर्ष। कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है।
तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ये मुख्य न्यायाधीश थे और ये राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? कहां पर कर सकते हैं आप लोग बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, किसी भी न्यायालय में नहीं। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है, न्यायपालिका कैसी है? आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, या राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, या उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का समालोचना कर सकता है, या किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए। न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कौन? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भारत और यूएसए में। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, PN भगवती। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। कैसे हटाए जा सकते हैं आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, भारत की संसद को। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत की संसद के पास है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संचित निधि से आहरित होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा कलकत्ता, मद्रास और बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां स्थित है?
ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी से परामर्श करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र 62 वर्ष है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्न में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन संबंधित राज्य की संचित निधि से। देखिए दोस्तों, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि से भारित होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन लीला सेठ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ है, बी ऑप्शन आपका राइट है। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 10 वर्ष। कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन पंचायती राज से। 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध पंचायती राज से है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, किसमें आरक्षित है आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन राज्य सरकार। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया कहां पर सबसे पहले प्रवर्तित किया गया, आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन राजस्थान।
पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में प्रवर्तित किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई, कब की गई आपको यह बताना है। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 1953 को भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन प्रशासनिक प्राधिकरण। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। पंचायत राज सम्मिलित है, किस सूची में सम्मिलित है आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन राज्य सूची में। पंचायत राज राज्य सूची में सम्मिलित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं, किस पर निर्भर हैं आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन मेला एवं बाजार कर। ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत मेला एवं बाजार कर है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन चेन्नई। भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन लॉर्ड रिपन। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 2। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 2 स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, जिला कलेक्टर के उपनामों में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जिला कलेक्टर के उपनामों में जिला विकास अधिकारी, जिलाधीश या मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी कहा जाता है, लेकिन जिला प्रमुख नहीं कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। जिला प्रमुख ये जिला कलेक्टर के उपनामों के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जिला कलेक्टर के कार्यों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। पहला है, निर्वाचन के समय जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करना, यह तो शामिल है जिला कलेक्टर के कार्यों में। दूसरा है, जिला पुलिस तंत्र पर निरीक्षण करना, यह भी सही है। जिले में जनगणना एवं जिला राजकोष पर नियंत्रण करना, यह भी सही है। चौथा है, जिला परिषद की अध्यक्षता करना,
यह दोस्तों सही नहीं है। ये दोस्तों जिला कलेक्टर के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिला परिषद की अध्यक्षता जिला प्रमुख करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जिलाधीश का। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व जिलाधीश का होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, आयकर का एकत्रीकरण। यह दोस्तों कलेक्टर का काम नहीं है, यह काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, किस स्तर का गठन विशेषकर राजस्व संग्रहण हेतु किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, तहसील। तहसील का गठन विशेषकर राजस्व संग्रहण हेतु किया गया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका संविधान एवं लोक प्रशासन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस क्लास से एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।